बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। 15 अगस्त 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, शोले। और इसी साल यानी कि 1975 में 26 जनवरी के आसपास रिलीज हुई थी फिल्म दीवार। और साल के ये 2 ही महीने देशभक्ति और तिरंगों के रंगों से ओतप्रोत होते हैं। 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि जब बात 15 अगस्त और 26 जनवरी की ही करनी थी तो शुरू में फिल्म शोले और दीवार फिल्म का जिक्र क्यों किया, है ना। लेकिन क्या करें, अब आपको तो पता ही है हमारे प्रोग्राम का नाम ही कुछ ऐसा है, मेन मुद्दों से हटकर। लेकिन आगे की बातचीत में आप ये समझ जाएंगे कि हमने इन फिल्मों का जिक्र आखिर किया क्यों। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। वैसे आज़ादी का पर्व हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार की बात थोड़ी सी अलग है। इस बार हमारी आज़ादी 75 साल की हो गई है। तो मोदी जी ने कहा कि सभी लोग अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाएं। यूं तो हर साल इस दिन बच्चे हाथों में छोटा सा तिरंगा लिए प्रभात फेरी निकालते थे। सरकारी और निजी संस्थाओं में झंडे फहराए जाते। 3 रंगों की पताकाओं से पूरा परिसर सजाया जाता। आम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कुर्ते या बाहों में तिरंगे के जैसा बैज भी लगाते। फिर हाथों में फीते, कंगन, फैंसी और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब बाजार को इसकी क्रेज का पता चला तो फिर तिरंगे की तरह लगने वाली तरह तरह की चीज़ें मार्केट में उतार दी गई और खूब कमाई भी हुई और पर्व की खूबसूरती भी बढ़ गई। अब इसके बाद आया सोशल मीडिया। लोग स्टेटस में डीपी लगाने लगे। अब जैसे ही उस दिन रेडियो पर कहा गया कि डीपी पर तिरंगे की फोटो लगानी है तो दूर दराज वाले हमारे वो जुमला गांव के लोग परेशान हो गए। बोले डीपी पे तिरंगा लगाने के लिए बोला है साहब ने, क्या करें, कहीं बिजली विभाग वाले अंदर न कर दे और डीपी पर झंडा लगाने के चक्कर में कहीं करंट न लग जाए। वैसे भी बंगाल में करंट लगने से 10 कांवड़ियों की मौत हो गई। सुना है कि ये कांवड़िए डीजे बजाने के लिए जनरेटर से बिजली लिए हुए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि डीपी पर झंडा लगाने से करंट क्यों लगेगा भाई, है ना। तो चलिए बताते हैं। तो हुआ यूं कि जैसे ही ऐलान हुआ कि डीपी में झंडा लगाना है, जुमला गांव के लोग डर गए और बिजली की डीपी में ये कैसे लगाएं वो सोचने लगे। उस गांव के लोग डीपी के नाम पे सिर्फ ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे उस यंत्र को ही जानते थे जिसके नीचे गिर जाने से बिजली गुल हो जाती थी। फिर गांव के लड़के बांस लेकर डीपी उठाने के लिए ट्रांसफार्मर की ओर दौड़ जाते। बिजली कर्मचारियों ने इतना तो सिखा दिया था कि बिजली ट्रिप होने से डीपी गिर जाती है और तब हमारा वेट मत करना और इसको इस तरह से उठा लेना। अब डीपी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल, यानी कि आपने देखा होगा कोई बड़ा वाला ट्रांसफार्मर कहीं रखा जाता है तो 2 पोल के बीच में रखा जाता है, उसी पोल को डीपी कहते हैं। तो हम बता रहे थे कि जुमला गांव की घटना। सब परेशान थे कि क्या करें। कुछ बुजुर्ग ट्रांसफार्मर यानी कि डीपी के पास इकट्ठे हो गए। तभी एक युवक ने ऊपर देखा और बताया, अजी डीपी तो गिरी हुई है। फिर एक बुजुर्ग ने सुझाया क्यों ना लाइनमैन साहब से पूछ लिया जाए कि डीपी में झंडा कहाँ लगाना है। युवक ने लाइनमैन को फोन लगाया, हेलो साहब, जीडीपी गिरी हुई है, इसमें झंडा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। लाइनमैन भी चकरा गया। उसने कहा जीडीपी गिरी है तो मैं कैसे उठाऊं और गिरी जीडीपी में झंडा कैसे लगेगा। युवक ने समझाते हुए बताया, जी साहब जी, जीडीपी नहीं डीपी, वो तो मैंने आपको जी बोला जैसे मोदी जी बोलते हैं। जैसे ही युवक ने मोदी जी का नाम लिया, लाइनमैन समझ गया कि माजरा क्या है। उसने कहा, अरे बेवकूफ़ों, बिजली की डीपी नहीं, इंटरनेट प्रोफाइल और व्हाट्सएप की डीपी होती है। उसने कहा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, मोदी जी का आदेश तुम लोगों के लिए नहीं है, और हंसने लगा। बताओ पाटिल, बिजली, डीपी और जीडीपी क्या क्या सब ये हो गया। वैसे आप डीपी के कई अर्थ लगा सकते हैं, जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड पोलराइजेशन पॉलिसी, डाटा प्रोसेसिंग, ड्यूल प्रोसेसर, डेमोक्रेटिक पार्टी आदि आदि। लेकिन इस डीपी का मतलब ना तो बिजली वाले ट्रांसफार्मर से है और ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी से। दरअसल ये जिसने कहा है उनके पसंद का विषय है, मतलब डिस्प्ले पिक्चर यानी कि फोटो दिखाना। आपको फोटो से दिखाना है कि आप देश प्रेमी हैं, आपको दिखाना है कि आप देशभक्त हैं।
तो फिर मोदी जी की दिखाने वाली देशभक्ति मतलब डीपी बदलो के आह्वान पर कई लोगों ने अपनी व्हाट्सएप डीपी पर तिरंगे झंडे की फोटो लगा ली। कुछ नेताओं ने झंडे लेकर बाइक रैली भी निकाल ली। लेकिन ये क्या, रैली में सांसद मनोज तिवारी ने बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला ली और ट्रैफिक पुलिस ने 41,000 रुपए का चालान काट दिया। और जैसा कि मकसद था, उस रैली में शामिल नहीं होने वालों की देशभक्ति पर सवाल भी उठा दिए गए। मतलब ये कि देशभक्त होने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, फिर उसमें जियो का रिचार्ज होना चाहिए, फिर व्हाट्सएप भी होना चाहिए, तब कहीं आप देशभक्त कहलाएंगे। इसी कहने कहलाने के चक्कर में कांग्रेस वालों ने अपने सबसे पुराने एल्बम से नेहरू जी की वो फोटो ढूंढ निकाली जिसमें वो तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और लगा ली अपनी डीपी में। ये सब देखकर एक अंधभक्त को ताव आ गया। अब वो जिद किए हुए बैठा है कि मुझे भी अपने आदर्श गोलवरकर की तिरंगा झंडा लिए हुए फोटो अपनी डीपी में लगानी है। सब लगे हैं, 3 दिन से ढूंढाई चल रही है। तभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने खतरनाक वाला ट्वीट कर मोदी जी को ये कह दिया कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, पहले अपने मालिक मोहन भागवत से प्रोफाइल पिक्चर चेंज करवाओ, इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि तिरंगा लगाएं और मुझसे उसके बाद बोलना। मैं सोचूंगा, आखिर आप प्रधानमंत्री हैं हमारे, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर तिरंगा न लगाने के लिए भागवत की कड़ी निंदा करता हूं। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो पाटिल, दीवार फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने, सुना है ना आपने? जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। वैसे जब भी दिखावे वाली देशभक्ति के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों का जुलूस निकाला जाता है या सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट बांटा जाता है, तब नागपुर का एक केस याद आ जाता है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 26 जनवरी 2001 को 3 युवक तिरंगा लेकर नागपुर में संघ हेडक्वार्टर पहुंचे। वे उस बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराना चाहते थे। संघ के नेताओं ने उन्हें रोका और केस कर दिया। राज्य में उनकी ही सरकार थी तब। पुलिस ने झंडा जब्त कर लिया, युवकों को पकड़ लिया। केस क्रमांक 176 की कॉपी आज भी मौजूद है। फिर कोर्ट का फैसला युवकों के पक्ष में आया। 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने कभी अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जबकि संघ से प्रतिबंध इसी शर्त पर हटाया गया था कि वो भारत के अधिकृत राष्ट्रध्वज और संविधान में आस्था प्रदर्शित करेंगे। बहरहाल अब मोदी जी के विशेष आग्रह पर जहां देश के लोग अपनी डीपी बदल रहे हैं, वहीं संघ के नेताओं की डीपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी जी अब जीडीपी पर नहीं, डीपी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बचपन में हम स्कूलों में गाया करते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये गीत आपने भी कई बार सुना होगा। कानपुर के श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने यह गीत जेल के अंदर लिखा था। श्यामलाल गुप्ता जालियांवाला बाग के हत्याकांड से बहुत ज़्यादा आहत थे। उस वक्त मारे गए लोगों की याद में उन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत की रचना की थी। हालांकि राष्ट्रीय झंडे के रंगों को लेकर बहस चलती रहती है। झंडे के बीच में मौजूद अशोक चक्र के नीले रंग को पता नहीं क्यों नहीं गिना जाता। खैर, बात रंगों की चली है तो स्पेक्ट्रम याद आ गया। स्कूल में हम लोग प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर इंद्रधनुष की तरह रंगों के क्रम में परिवर्तित होते हुए देखते थे। हालांकि स्पेक्ट्रम के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की छवि आ जाती है, जिसे मीडिया द्वारा बहुत ही हाईलाइट किया गया था कि इसके आवंटन में घोटाला हुआ है, और ये बात बताई थी विनोद राय ने। लेकिन ये देख रहे हो ना, विनोद वाला विनोद नहीं है। ये विनोद राय हैं जो कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। इन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को बताया था कि मोबाइल फोन के नेटवर्क से संबंधित 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1,75,000 करोड़ रुपए के घाटे का सौदा हुआ है, जो कि मंत्री की मिलीभगत से हुआ है। जबकि उस समय सरकार को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 61,162 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। लेकिन आरोप के बाद उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर मंत्री ए राजा को जेल में डाल दिया गया था। तब बीजेपी समेत अन्ना आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव बाबा, VK सिंह ने भी तत्कालीन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
वहीं जब 2G स्पेक्ट्रम केस मामले में 22 दिसंबर साल 2017 में विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री ए राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया, तब अरविंद केजरीवाल ने इस पर आश्चर्य जताया था। और अब के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अगस्त को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। अब इस नीलामी से सरकार को सिर्फ 1,50,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो सब कह रहे हैं कि देख रहे हो ना विनोद। हाँ, विनोद राय 2008 में 2G के लिए सरकार को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए अधिक मिल सकते थे, तो 5G की नीलामी से कुल 1,50,000 करोड़ ही कैसे मिला, जबकि अब तो जनसंख्या तब से बहुत ज्यादा है। अब कैग जिंदा है कि नहीं? पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि विनोद राय को फांसी होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि कैग भी जिंदा है और विनोद राय भी अभी सिर्फ 74 साल के हुए हैं। बीजेपी ने उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दे दिया है। देख रहे हो ना विनोद। इधर खबर है कि बिहार झारखंड से 2-2 हजार के करीब 86,000 करोड़ रुपए गायब हैं। 2000 के नोट न तो बैंकों के कैश काउंटर पर जमा हो रहे हैं, न दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं, न एटीएम से निकल रहे। ये नोट चलन से बाहर भी नहीं हुए हैं। बस इतना है कि 2019 के बाद आरबीआई ने इन्हें छापना बंद कर दिया है, लेकिन इससे पहले नोटबंदी के बाद आरबीआई के बिहार झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय को चलन में लाने के लिए करीब 90,000 करोड़ मूल्य के 45 करोड़ नोट मिले थे। इस क्षेत्र में अभी लगभग 4,000 करोड़ मूल्य के 2 करोड़ नोट ही चलन में है, यानी कि 96% 2000 की करेंसी बिहार झारखंड से बाहर हो चुकी है। सब परेशान थे कि इतने नोट गए कहां। तभी खबर आई कि बंगाल के मंत्री पार्थो और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों से 2-2 हजार के बोरियों से नोट निकल रहे हैं। पार्थो चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ईडी अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। इतना ही नहीं, बुधवार को ही छापेमारी में ईडी को 4.30 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है। इसमें आधा किलो के 6 कंगन भी हैं। अब आधा किलो के कंगन वो कैसे पहनती होगी? खैर, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। इधर अर्पिता के घर ईडी वाले छापा मार रहे थे और उधर पार्थ चटर्जी के दक्षिण 24 परगना के घर में चोरी का मामला सामने आया। लोगों के मुताबिक बुधवार रात घर का ताला तोड़कर चोर घुसे और बड़े बड़े बैग में भरकर सामान ले गए। आसपास के लोग ये समझते रहे कि कहीं ईडी के अधिकारी होंगे। तभी पता चला कि अर्पिता मुखर्जी कह रही है कि ये पैसा उनका है ही नहीं। अब पार्थो चटर्जी भी बोल रहे हैं कि ये पैसा उनका नहीं है। सोशल मीडिया ने में जवाब में ये लिखा कि दोनों सही बोल रहे हैं, ये पैसा सचमुच उनका नहीं है, बल्कि आम जनता के खून पसीने की कमाई है जो उनसे लूट कर जमा कर लिया गया था। वैसे इन दिनों बंगाल में काफी पैसा मिल रहा है। हाल ही में झारखंड के 3 विधायकों को भी बंगाल में पकड़ा गया। ये लोग जिस कार से जा रहे थे उसमें 39 लाख रुपए जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एसयूवी कार में विधायकों के अलावा 2 अन्य लोग भी बैठे हुए थे। इस कार के एक बोर्ड पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह के साथ ही विधायक जामताड़ा झारखंड लिखा हुआ था। ओ, जामताड़ा, ये नाम तो पहले से बड़ा बदनाम है जी। बाद में खुलासा हुआ कि ये लोग असम के गुवाहाटी गए थे और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलकर लौट रहे थे। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को ने बताया कि उनकी सरकार को भी गिराने की साजिश शुरू है। ऑपरेशन लोटस वाले विधायकों की खरीदारी में सक्रिय हैं। लो बताओ पाटिल, एक तो जामताड़ा के लोग, फिर ऊपर से गुवाहाटी की यात्रा, मतलब करेला और नीम चढ़ा। गुवाहाटी तो वैसे भी विधायकों की मंडी बनता जा रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ बंगाल में ही पैसा मिल रहा है ऐसा नहीं है। एक बड़े अखबार की छोटी सी खबर के मुताबिक गुजरात के एक कारोबारी ग्रुप से 1,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अखबार ने बिजनेस ग्रुप का नाम छुपाते हुए लिखा कि आयकर विभाग ने 1 महीने में इस बिजनेस ग्रुप से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। इधर 7,820 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी FIL के डायरेक्टर सुजाय देसाई को रिहा कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके साथ जेल भेजे गए तीनों आरोपियों को भी बेल मिल गई है। उफ, पैसा पैसा पैसा।
और इधर एक खबर है कि वाराणसी यूपी में पीएम के संसदीय क्षेत्र में 4 किलो चावल की चोरी का आरोप लगाकर 14 वर्षीय दलित नाबालिग को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन आरोपियों को पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर खबर है कि राजस्थान के राशन विभाग ने 1,85,00,000 ऐसे लोगों को 88 करोड़ रुपए का राशन बांट दिया जो लोग जिंदा ही नहीं है। मतलब मर चुके लोगों के नाम पर 88 करोड़ रुपए का राशन घोटाला हो गया। देख रहे हो ना विनोद, एक तरफ 4 किलो चावल के लिए दलित बच्चे को बांट दिया गया, दूसरी तरफ मरे हुए लोगों के नाम से ये राशन खा गए। वहीं महंगाई से त्रस्त एक छोटी सी बच्ची ने मोदी जी को लेटर लिखकर बताया कि पेंसिल, शॉर्पनर, रबर मम्मी से मांगो तो मम्मी डांटती है, कहती है कि जीएसटी के कारण ये सब महंगा हो गया है। तब कहीं जाकर संसद में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। इस पर वित्त मंत्री ने एक एक करके उन चीजों को गिनाया जिन पर फिलहाल जीएसटी नहीं लगा है, जैसे शमशान पर, 5,000 रुपए से कम किराए वाले आईसीयू बेड पर, बैंक से कैश निकालने पर। मतलब ये कि अब यही कुछ चीजें बची है जिन पर सरकार लगान नहीं ले रही है। हो हल्ला चलता रहा। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अनुरोध किया कि सांसद लोग संसद के अंदर प्ले कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते न लाया करें। अगर बार बार ऐसा होगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। सदन से वॉकआउट हुआ, हो हल्ला हुआ, सब हुआ, लेकिन महंगाई पर जल्दी से जल्दी चर्चा निपट गई, क्योंकि इधर संसद में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई और उधर ईडी दीदी ने भी सक्रियता बढ़ा दी। संजय राउत, सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सभी को दीदी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1,034 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। जबकि सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन पर नेशनल हेराल्ड नामक अखबार को जमीन उपलब्ध कराने का आरोप है। 1938 में शुरू हुए इस अखबार को अंग्रेजों ने भी 1942 में बंद करवा दिया था। जाहिर है यह अखबार तात्कालीन अंग्रेज सरकार की पोल खोलता रहा होगा। अब एक अखबार फिर से चर्चा में है। वैसे भी आजकल तारीफ वाली खबरों का दौर है। कुछ कमाई के लिए तो कुछ बेचारे मजबूरी में सरकार की तारीफ करे जा रहे हैं। पाटिल, आज फिर शोले फिल्म का एक और सीन याद आ गया, जब जय यानी कि अमिताभ बच्चन अपने दोस्त वीरू यानी कि धर्मेंद्र की शादी के लिए बसंती यानी कि हेमा मालिनी का हाथ मांगने बसंती की मौसी लीला मिश्रा के पास जाते हैं और अंत में मौसी कहती है, एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। इधर राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए फर्जी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट की मदद ले रही है। सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि फर्जी अकाउंट बनाकर कांग्रेस सरकार की तारीफ करो। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक सतीश कुमार सहारिया का एक आदेश चर्चा का कारण बना हुआ है। आदेश में यह कहा गया है कि प्रत्येक युवा मित्र का खुद के नाम से एक ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। साथ ही हर युवा मित्र को 10 डमी यानी कि फर्जी अकाउंट भी बनाना है और सरकार की जम के तारीफ करनी है। अब क्या करें, अपने मुंह में या मिट्ठू बनने के लिए राजनीतिक दलों ने IT सेल बनवाए हैं, लेकिन कुछ सरकारी असरकारी अफसर भी किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े ही होते हैं। मामला है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सरेआम धांधली करने पर पन्ना जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट ने लताड़ दिया। हाईकोर्ट ने कहा, कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। संजय कुमार मिश्रा कलेक्टर के पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। पन्ना जिले के गुन्नौर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव में हुई धांधली की शिकायत कुछ ऐसा ही मामला था जब शिवपुरी जिले के भारसुला पंचायत में सरपंच प्रत्याशी उमाशंकर लोधी ने बताया कि मेरी 5 वोट से जीत हुई है। रिश्वत नहीं देने पर तहसीलदार ने विपक्षी प्रत्याशी को जिता देने और प्रमाण पत्र देने की बात कही है। तहसीलदार सुधाकर तिवारी ने प्रमाण पत्र देने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। फिर बातचीत हुई तो 1.5 लाख में डील हो गई, लेकिन फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त के अधिकारियों से कर दी।
लोकायुक्त की टीम ने 1 लाख लेते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए बेचारे अधिकारी करे क्या? सरकार के साथ हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत। वैसे लगभग सारे ही दिक्कत में हैं, जो सत्ता में नहीं है वो भी, और जो सत्ता में है वो भी। अब इसका अगर सही उदाहरण देखना हो तो महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर नजर आ जाएगा। जो सत्ता में है वो भी पूरे नहीं है, और जो नहीं है वो भी बेचारे अधूरे हैं। कोई मंत्री नहीं बन पाने से तो कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परेशान है। इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अपने ऊटपटांग बयानों से परेशान है। पिछले दिनों उन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे में जो भी पैसा है वो गुजरातियों का है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मराठी लोग नाराज हो गए, मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए। अरे ये क्या बोल दिया? अभी अभी तो इन पर आरोप लगा था कि बीजेपी से भारी मात्रा में पैसे लेके उन्होंने पार्टी से गद्दारी कर बीजेपी की सरकार बना दी। अब मोदी जी, शाह जी भी गुजराती हैं और कोश्यारी बोल गए कि ठाणे में गुजरातियों का पैसा है। अब बताइए, ठाणे निवासी परेशान तो होंगे ही। वैसे कोश्यारी हमेशा कुछ न कुछ ऊल जलूल बकते ही रहते हैं। पिछले दिनों जनाब नागपुर पहुंचे तो उन्होंने नागपुर वासी गडकरी जी की साख को ही दिक्कत में डाल दिया। अभी अभी संसद में गडकरी जी ने एक सांस में 26 एक्सप्रेसवे का नाम गिना दिया था और कहा कि भारत में अमेरिका की तरह सड़कें होंगी। उन्होंने ये बोला और दूसरे ही दिन नागपुर में सड़कों पर भारी गड्ढों के कारण राज्यपाल को रास्ता बदल कर जाना पड़ा और ये न्यूज़ अखबार में छप गई। हालांकि इस तरह हकीकत का खुलासा करना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन गलती से हो गया। कई बार गलती से कुछ ऐसा हो जाता है कि सच्चाई बाहर आ जाती है। मतलब दुल्हन का मेकअप धुला और पता चला ये तो कोई और ही है। ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो एक मंदिर में हो रहे अभिषेक का है। जैसे ही अभिषेक वाला मटेरियल डाला गया तो पता चला ये देवी नहीं बल्कि बुद्ध की प्रतिमा है। कुछ ऐसा ही मामला चेन्नई का सामने आया है। तमिलनाडु के सेलम में थलाईवेट्टी मुनियप्पन का मंदिर है। मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर हुआ था कि यह मूर्ति किसी मुनियप्पन स्वामी की नहीं बल्कि बुद्ध की है। मद्रास हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि मूर्ति की जांच कर बताइए कि मूर्ति आखिर है किसकी। पुरातत्व विभाग ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी कि मूर्ति तो बुद्ध की है। तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पुरातत्व विभाग इसे अपने संरक्षण में रखे और बुद्ध की मूर्ति होने का मंदिर में बोर्ड लगा दे। इसे किसी दूसरे देवी देवता के रूप में पूजे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बौद्ध स्थल है। इसके बाद देश भर से ये मांग आने लगी कि सभी मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि कपड़ों और गहनों की आड़ में आखिर क्या छुपा रखा है। पाटिल एक गाना याद आ गया, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम तो केबल टीवी पर भी उपलब्ध हैं। आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमको फॉलो कर लें। हम राज खोलते रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दों से हटकर। बहुत बहुत धन्यवाद।